ऑलमोस्ट ऑल हैव कम। हमने कल बात की थी, कुलकर्णी साहब ने बताया था कि अंग्रेजी के चैप्टर में सचिन तेंदुलकर सबसे पहला चैप्टर है जिसको पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर को क्या वास्तविकता में मिड डे मील की आवश्यकता थी? इतने गरीब परिवार से तो नहीं था, उसके माता पिता शिक्षक थे। लेकिन जिस प्रकरण को हम लोग जानबूझ करके भूलते हैं, जिस चीज को हम ध्यान नहीं देते, संज्ञान में नहीं लेते हैं, वह यह है कि बच्चे की नैसर्गिक प्रतिभा को समझें और जानें और उसको उसके हिसाब से काम करने दें। यहाँ पे ये समस्या पेरेंट्स की है, उसका दबाव समाज का। इसीलिए मैंने कहा कि वास्तविकता में अगर छोड़ा जाए बच्चे के ऊपर तो बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। उसको विद्यालय अगर बुलाना है तो उसके मस्तिष्क, जो 5वीं तक के बच्चे हैं, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में किया जाता है 8वीं तक के बच्चों के संग, 5वीं तक के बच्चों की जो टीचर हैं वहां पे उनकी फीस, उनकी जो सैलरी है सबसे अधिक है। 5वीं से 8वीं वालों की सैलरी उससे भी अधिक है। कारण है कि दे हैव टू स्पॉट द टैलेंट। 8th के बाद फिर वो नॉर्मल फीस कैटेगरी में आ जाते हैं। सारे के सारे टीचर कहे कि उनके पास वो बच्चे पहुंचते हैं जो स्पॉटेड हैं, सेग्रीगेटेड हैं और अलाइंड हैं किस चीज में उनको जाना है। उसके बाद जो वहां पे सैलरीज या पक्ष हैं, जो रिसर्च में और हायर एजुकेशन में बच्चे जा रहे हैं, उन टीचरों की है। बीच के टीचरों की पक्ष एंड सैलरी वहां पे अधिक नहीं है। उसका कारण है वहां वो समझते हैं उनको मनोवैज्ञानिक भी बनना है, जो मैंने कल परसों बात उठाई थी। उनको उनके भावनाओं को समझना है, उनके ऊपर दृष्टि रखनी है, उनके इंटरेस्ट को देखना है, उनको नर्चर करना है, उसके अनुसार उनको अगली कक्षा के लिए तैयार करना है। शिक्षा पद्धति में हम लोग ये चीज भूल जाते हैं, इस चीज पे चर्चा आवश्यक है। हम विषय के मास्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत ही अच्छा हिस्ट्री का टीचर हूँ। ये सब्जेक्ट का ज्ञान है आपका। सब्जेक्ट के ज्ञान के संग जो शिक्षक में गुण होने चाहिए, वो उसके लिए हमें काम करना है। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने कहा था कि कितने बच्चे स्वेच्छा से आना चाहते हैं, मैंने उदाहरण मिड डे मील का इसलिए दिया था कि हमारी शिक्षा पद्धति किसी भी तरीके से इन बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित या प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है, सिवाय मिड डे मील के। अब इस चीज पे अगर हम ठीक से फिर से दृष्टिपात करें तो हमें ये समझ में आएगा कि कहां पे इस चीज की कमी है। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला रही है देश, राष्ट्र चला रहा है कि नहीं चला रहा है? चल रहा है ना? चल रहा है। जब ये प्रौढ़ शिक्षा अभियान चल रहा है तो मेरे को ये बताइए, प्रौढ़ शिक्षा अभियान में जाकर के वास्तविकता में क्या पढ़ रहे हैं वो लोग? 1 या 2 पढ़ रहे हैं? कभी इस पे चिंतन मनन किया है कि क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना होगा उन्हें? उस रास्ते के बारे में, उस रोड मैप के बारे में। यही आती है साक्षरता, शिक्षा और ज्ञान। हम लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम शिक्षित नहीं कर रहे हैं। शिक्षा और साक्षरता में जब अंतर आता है और जब शिक्षा चहुमुखी होती है, जब हम सारे तरफ से उसका विकास करते हैं, तब वो ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान जो है आपका शारीरिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, आपका सामाजिक आध्यात्मिक ज्ञान, ये सारे के सारे जब आप उन चीजों पे सारे चारों तरफ चतुर्मुखी प्रयास करते हैं, तब ये विकास होता है। तो अब हम आपकी ही बातों पे आएंगे। क्लास और उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी हमें अपनी सोच की आवश्यकता है परिवर्तन करने की। इसको कि मतलब मैं कहना चाहूंगा, कह दूंगा, कहे कि हम अपने लोग हैं। अनूप जी ने उसको छुआ, लेकिन वो उन्होंने आउटसिंगर मार दिया जाते जाते। लाइन एंड लेंथ पे नियंत्रण नहीं रहा उनका, लेकिन उन्होंने बॉल स्पॉट पे फेंकने का प्रयास किया था। अब आती है बात शिक्षा के लिए क्यों नहीं कोई आना चाहता। अब मुझे बताइए, बढ़ई का बेटा विद्यालय क्यों आएगा जब वो बढ़ई के काम से 4 पैसे कमा सकता है? अगर हम किसी तरीके से बढ़ई को, बेटे को ये बताएं कि तुम्हारे इस शिक्षा से, तुम्हारे इस काम को इस तरीके से परिवर्तन मिलेगा और हम उसके काम से उसको जोड़ करके उसको शिक्षा दें,
तो मेरा ये प्रश्न है, क्या वो प्रोत्साहित नहीं होगा? कुम्हार के बेटे को हम ये बताएं कि घड़ा इस तरीके से बना करके, ये शेप करके, ये मिट्टी इस्तेमाल करो, इस मिट्टी का ये गुण है, ये दोष है, और इसको इस तरीके से पकाओ, इतना पकाओ तो ये इसके बेनिफिट ऐसे ऐसे परिवर्तित हो जाएंगे। उसको तो इतना मालूम है गांव के कुम्हार के बच्चे को कि मिट्टी का आकार शेप देना है घड़े का, भट्टी में डाल देना है। वहीं पे राजीव दीक्षित जैसे लोगों ने उस पर रिसर्च किया और उसको एस्टेब्लिश किया कि कितना, कौन सी मिट्टी का क्या चीज पकाया जाएगा, तो उसका आप भगोना भी बना लें, आप उसकी प्लेट भी बना लें, गिलास भी बना लें, कटोरी भी बना लें। कहने का आशय यह है कि अगर ये शिक्षा पद्धति में उसको जोड़ा जाए तो अक्षरों का ज्ञान भी लेगा और उसको आनंद भी आएगा, वो उस कार्य में दक्ष भी होगा, उसको सही पैसा भी मिलेगा। और ये जो पैसों की विषमता है कुम्हार के बर्तन में और बाकी के बर्तन में, ये विषमता भी समाप्त होगी। तो शिक्षा पे यहाँ पे हमें ध्यान देना है। तीसरा, हम जो बात करते हैं बच्चे खिलाड़ी हैं, नैसर्गिक, हम अपने कक्षा में देखते हैं, हम उसको खेलने के बजाय, जैसे वो खेलने जाता है, बैडमिंटन, टेनिस हुआ या फुटबॉल खेलने गया, अधिकतर शिक्षक बोलते हैं खेलोगे, पढ़ोगे नहीं, तुम्हारे माँ बाप क्या कहते हैं, कहेंगे किस लिए भेजा हुआ है अंदर। वास्तविकता यह है कि शिक्षक को उस समय इस वस्तु स्थिति को समझना है, बच्चे की कला को देखना है, क्या रुझान है, उसको उसके अनुसार वैसी कक्षा का सृजन करके उसको वहां ले जा करके उस खेल से संबंधित जो उस समय के अपने बड़े लोग हैं, जो कि एक जिनको हम कहते हैं आदर्श, आइडल, उनके बारे में उनको पढ़ाया, उनको बताए। अब मैं अगला प्रश्न करता हूं, सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा खिलाड़ी बना जिसको कि मराठी के अलावा हिंदी भी नहीं आती थी, अंग्रेजी भी नहीं आती थी। आज की तिथि में उससे बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाला आपको मिलेगा? फर्राटे से अंग्रेजी में बात करता है ना वो। आवश्यकता है उसके अंतर्गत उसकी निहित कला को सृजित करना। अब शिक्षा में जो कष्ट है, चुनौती है, वो यह है कि हम अगर अपने मैनेजमेंट से ये बात करें कि साहब ये 8वीं क्लास का बच्चे 4 बच्चे, 9वीं के 2 बच्चे, 12वीं के 15 बच्चे और 6ठी क्लास के 3 बच्चे, 5वीं क्लास का 1 बच्चा फुटबॉल में बहुत अच्छे, इनकी हम अलग से क्लास रखते हैं। पहले तो मैनेजमेंट तैयार नहीं होगा, दूसरे पेरेंट्स कहेंगे हमने अपने बच्चों को 12वीं तक भेजा, पढ़ाया, तुम उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हो। तो हमें इन बिंदुओं पे चर्चा करने की आवश्यकता है। उसको ये देखना है कि उसकी उस पढ़ाई को, शिक्षा को किस तरीके से हम उसके कैरियर के संग जोड़ें, जिससे कि उसके पेरेंट्स और उसके क्या कहते हैं मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट इस चीज को समझे। मैं इसलिए कड़वी बात कहता हूं क्या कि मैं इसी चीज पे कार्य कर रहा हूं, मेरी इसी चीज पे चर्चा होती है। और मैंने जैसा बताया ना, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ बड़े सीनियर प्रोफेसर्स हैं जो 78, 79 साल, 80 साल के हैं, कुछ और भी बुजुर्ग लोग हैं। कोरोना काल से पहले आप ये समझिए एक एक बिंदु पे कम से कम 2-2 घंटे बातचीत होती थी, और उन 2-2 घंटे की बातचीत में स्थिति ये रहती थी कि फिर इस पे चर्चा करेंगे। मैं ऑफिस से आता था, लैपटॉप बैग वगैरह लिए रहता था, मैं नीचे ही बैठ जाता था। हमारी पत्नी कहती थी, ऐश्वर्या ने भी देखा होगा उस समय, कि मैं नीचे से आने में 1 घंटा लग जाता था, 1.25 घंटा लग जाता था कई बार। मेरे को चर्चा करने में और चीजों को समझने में एक अलग आनंद मिलता है, कि जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, उस पर कार्य नहीं करेंगे, हम परिवर्तन नहीं लेकर के आ सकते हैं। और आप लोगों के सानिध्य में मैं इसलिए करना चाहता हूं, आप लोग उस स्थिति में हैं जहां पे थोड़ा थोड़ा जुड़ करके प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे स्टूडेंट के संग एक अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। इस चीज को यहां से अगर हमने प्रारंभ किया तो ये एक परिवर्तन का सूचक होगा। मैनेजमेंट को भी समझ में आता है। कुछ स्कूल में मैं यहाँ जाता हूँ, अभी मेरे को तो एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाने के लिए बोल दिया, जाकर के देखा, मैंने देखा वहां तो ताला लगा हुआ है, तो मैं ताले लगे इंस्टीट्यूट को कैसे चलाऊंगा? तो कई सारे प्रश्न होते हैं। मैनेजमेंट आपको ऐसी जगह डाल देता है जहां आप उसे कुछ न कर सके। उनसे मैंने बात की, जो आप रेगुलर प्रोसेस में एडमिशन लेते थे, जो करते थे, आप उसे करिए, मैं आता हूं, इसको मैं एक अलग दिशा दे सकता हूं। लेकिन उनका ये कहना, साहब हम तो नहीं चला सकते, आप टीचर ले आइए, आप ये कर लीजिए, आप सब कुछ चला लीजिए और आप देख लीजिए, अब हम बात करेंगे।
अब आप ये बताइए, बगैर मेमोरेंडम के, बगैर अंडरस्टैंडिंग के, मान लीजिए मैं चलाता हूँ, मेरे को कोई गारंटी नहीं है कि वो मुझे चलाने देगा। कहे कि एक बार चलने लगा, मैनेजमेंट के लिए तो सीधे सीधे एक बड़ी मछली का तालाब मिल गया, मछलियां जहां बड़ी बड़ी हैं तो वो उनका दोहन करना चाहेगा, न कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। तो हमें इन बिंदुओं पे काम करना है। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, जो हम बच्चों के जो एक्टिविटी के बारे में भी बात की थी, इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने बोला था ये एक्टिविटी करेंगे। बच्चों के निहित टैलेंट जब सामने आएंगे तब हम शिक्षकों के संग और मैनेजमेंट के संग, जो मैंने आप लोगों से बात की कि किन किन मैनेजमेंट को जोड़ करके हम उनसे बात करके, चाहे श्री सत्य साई विद्या विहार के मैनेजमेंट को, जो उनके बोर्ड्स हैं, चाहे चिन्मय मिशन के, चाहे किसी और मिशन के, इनके उन सब से बात हो जाएगी तो एक परिवर्तन की आशा की किरण बनी हुई है। हम उस आशा की किरण को पकड़ करके चलना प्रारंभ करेंगे तो हम रोशनी की तरफ अवश्य पहुंचेंगे, ये मेरा मानना है। कुलकर्णी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कहिए, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी जो आपने बात कही ना, ये है बेसिकली स्किल बेस्ड एजुकेशन। और नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें काफी चेंजेस हुए हैं, और इसमें ये मेंशन है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होना चाहिए। क्लास 6वीं से लेके वो चालू है, और स्किल बेस्ड में आवश्यक नहीं है कि आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स यही या विज्ञान, इतिहास यही सब्जेक्ट पढ़े। इसके अलावा जो आपको ठीक लगते हैं, जिसमें रुचि है, इट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट में भी रोबोटिक्स हो, या सुतार काम हो, या बाग काम हो, ऐसा कुछ भी काम हो कि जो बच्चों को आता है, उस टाइप का एजुकेशन स्कूल में होना चाहिए। एक सब्जेक्ट है उसमें, वो चालू होगा 6वीं से लेके। तो ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसका विशेष ध्यान रखा गया है, स्किल बेस्ड एजुकेशन का, ताकि 10वीं के बाद या 12th के बाद में भी वो अपना इंक्लिनेशन समझ के अपनी जीविका के लिए ये एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, वो समझेगा। जो आपने कहा ना अभी, भाई कोई लोहार है, मतलब कोई आयरन स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, इस टाइप का कोई भी हो, कोई भी स्किल हो, ऐसे स्किल बेस्ड एजुकेशन अभी नई शिक्षा नीति में है। और यकीनन आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा वाला समय है। एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, है ना। ये नए एनईपी कोई ऐसा नहीं है, जैसे साक्षी मैडम कल बोल रही थी कि ऐसा ही आया है, कुछ तो काम होना चाहिए इसलिए एजुकेशन में हो सकता है, इसलिए एजुकेशन में किया, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ के किया है, बहुत बड़े विद्वान लोगों का दिमाग इसमें लगाया है, और समय को देखते हुए ये शिक्षा नीति बनाई है। सो बेसिक एम्फसाइज जो है वो स्किल बेस्ड पे है। किशोर जी, इसलिए आपने जो बात करी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें जो सुधार की आवश्यकता है, मैं दोष नहीं ढूंढता हूं, मैं सुधार का है कि साक्षी ने जो कहा था, मैं उनकी बात से पूरा 100% सहमत हूं और उनके साथ खड़ा हूं मैं। कारण यह है कि आज की तारीख में क्या शिक्षक इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सहज स्वीकार करेगा? नहीं। कारण क्या है कि उसका, जी बोलिए। इसके लिए सर 2030 का समय दिया हुआ है, 2030 फुल फ्लेज होगा। हाँ, 2022 से तो इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा। जो जो चेंजेस, बदलाव आएंगे उसके लिए 8-10 साल लगेंगे। अगर 8-10 साल के बाद, अभी तो केवल बीज डाला है, इसको पूरा उभारने में, क्योंकि टीचर्स भी उसी टाइप के होना चाहिए, उनका क्या एजुकेशन होना चाहिए वो भी उसमें दिया हुआ है, किस टाइप की एजुकेशन होना चाहिए, किस टाइप के टीचर्स होना चाहिए, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है एनईपी में। चलिए कुलकर्णी साहब, 2030 के, मेरा आपसे निवेदन होगा कि अगली जो चर्चा होगी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे थोड़ा थोड़ा बिंदु पढ़ें, जिससे कि हम उस पर सही सार्थक चर्चा कर सकें। कारण क्या है कि जो मेरे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मुझे समझ में आया, जो सुधार की आवश्यकता है, जहाँ पे डिस्कनेक्ट है, वो शिक्षकों को तो प्रशिक्षण देंगे, लेकिन किस आधार पे, आधार क्या रखा है, क्या वो स्पष्ट है? मैं ये जानना चाहता हूं कि बिल्कुल सर, एवरीथिंग इज मेंशन। जो मूल ड्राफ्ट जो है उसका 700 पेजेस का डॉक्यूमेंट है रंगनाथन जी का, वो पढ़े, या उसका जो शॉर्ट में दिया है 67 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट अभी सीबीएसई ने सब स्कूल में दिया है, वो तो बहुत ही उसका एब्स्ट्रैक्ट है।
अभी मूल उसको पढ़ेंगे हम, तो उसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है कि हाउ टू गो अहेड। अभी क्या होता है कि बिना पढ़े ही बहुत से विद्वान अपनी बातें करते हैं कि इसमें ये कमियां हैं, उसमें ये कमियां हैं, इसको इससे जोड़ गया है, बीजेपी सेशन है इसलिए ऐसा किया है। नहीं किशोर जी, हम लोग इन सब चीजों पे नहीं जाएंगे, नहीं हम नहीं लोग इन चीजों पे नहीं जाएंगे। हम प्रकरण पे और जो वास्तविकता है उस पे रहेंगे। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आपने कहा 700 पेज है, 700 पेज तो सबसे पूछना चाहता हूं कि 700 पेज कितने समय लगेगा पढ़ने में, अमित जी? 700 पेज कहाँ पढ़ पाएंगे, वो जो 67 पेज वाला वो सही है, वही देखें। एक्चुअली होता क्या है, आज भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। जब डिमांड आती है तब इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट जैसे करना शुरू करते हैं, डिमांड अगर कम हो गई तो वापस से हम वो इम्प्लीमेंट की तरफ से भाग जाते हैं। और इसी वजह से 1947 से लेके आज तक के जितने भी डिमांड्स आए हैं, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन इसलिए रुक गया कि जिस समय उस डिमांड को पूरा किया जाए उस समय उसकी जरूरत नहीं थी। चाहे उसको आप किसी भी लेवल पे लेके जाइए, करंट सिनेरियो के, कोविड के सिनेरियो से लेके चलिए, एजुकेशन के इसके लेके चलिए, बैंकिंग, अगर बैंकिंग देखा चाहिए तो आज से जिस समय प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ था, उसी समय बैंकिंग ने प्राइवेटाइजेशन में आ जाना चाहिए था। बट फिर क्या हो गया, नहीं, लोग निकल आते हैं बाहर, हमें स्ट्राइक करना है, ये हो रहा है, वो है, 50 रीजंस दे देते हैं। अमित जी 1 मिनट आपको रोकूंगा, हमारे संग एक नई सदस्य जुड़ी है, गैलेक्सी C7 Pro। मैडम आप अपना नाम बताएंगी हम लोग? आप भामरी जी हैं? आप भामरी जी हैं? अमित या भामरी जी हैं? भामरी मैडम है? यस। उनका भी शायद ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, रुकिए। सॉरी, उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। अब हुआ। Mom, are you hearing us? Now I can hear. Yeah, that time I could. भामरी जी आपका स्वागत है CRDG NGO के फाउंडेशन के इस चर्चा में सत्र में। आप अपना एक परिचय दे दीजिए पूरे समूह को प्लीज। अच्छा, मेरा नाम जैसे इन्होंने बताई है कि अनुपा भामरी है। मैं चंद्रपुर में रहती हूँ और मैं चंद्रपुर पब्लिक हाई स्कूल में एज अ प्रिंसिपल हूँ फॉर द लास्ट 25 years। एंड अनदर स्कूल खोला है अपना पोद्दार पब्लिक स्कूल, वहां पे भी फॉर द लास्ट अभी 8 years हो गए हैं। और विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी विच इज रनिंग द बोथ द स्कूल्स, उनकी मैं सेक्रेटरी भी हूँ सोसाइटी की। और रोटरी क्लब ऑफ चंद्रपुर और इनर व्हील क्लब ऑफ चंद्रपुर दोनों की मैं प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। अनुपा भामरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से हमें एक नया पल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, कि आप सेक्रेटरी भी हैं विवेकानंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, और अपने आप में काफी बड़ा संस्थान है, जैसे कि पट्टपूर्ति सत्यसाई वालों का है, चिन्मया मिशन वालों का है, उसी तरीके से इनके भी काफी विद्यालय हैं। तो आप स्पेशली जब इस मिशन की विवेकानंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सेक्रेटरी हैं, तो हमारी बातें बहुत अच्छी तरीके से एक अलग लेवल पे पहुंच सकती हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ चीजों पे, शिक्षा पे, और हम लोग ये बात कर रहे थे कि क्या अगर बच्चों को छूट दी जाए, किसी भी स्तर के बच्चे हों, चाहे गरीब हों चाहे अच्छे घर के बच्चे हों, वास्तविकता में कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालय आएंगे स्वतः? इस पे आपका क्या कहना है? अभी बहुत कम आएंगे, क्योंकि अगर आपने उनको खुद पे छोड़ दिया कि आपकी इच्छा है आना है तो आइए, नहीं आना है तो नहीं आइए। हम लोगों का जो स्कूलिंग का सिस्टम है, तो बच्चे बहुत ही कम, मे बी 30% आई थिंक अटेंडेंस रहेगा। बहुत अच्छी बात। अब एक प्रश्न और है अनुपा जी, भामरी जी, आपसे सीधा आप ही से प्रश्न है। अब मान लीजिए हमारी शिक्षा पद्धति में बच्चों के टैलेंट को देख करके उस स्तर से पढ़ाने की और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने की क्षमता है। बच्चा जब पहली बार आता है उसे यह लगता है, तब क्या स्थिति होगी विद्यालयों में बच्चों के आने की? हाँ, उसको किसी चीज में इंटरेस्ट आ गया कि हाँ, मेरे को यहाँ आने से जो मेरी इच्छा है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो चीज पढ़ाया जाता है,
तो ऑटोमेटिकली बच्चे आना शुरू हो जाएंगे स्कूल में, उनको खुशी लगेगी ना, क्योंकि वो जो उनका जिज्ञासा है, जो वो जानने की इच्छा रखते हैं और इंटरेस्ट है उनका, जो चीज में उनको इंटरेस्ट है वो चीज कराया जाए तो ऑटोमेटिकली बच्चों का स्तर बढ़ जाएगा, अटेंडेंस बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात की भामरी जी। अब एक प्रश्न सीधा आप ही से, और ये जो नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, क्या कि हम देखिए आपके अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं। मैं आपको इस ग्रुप का परिचय दे दूं। ये जो किशोर कुलकर्णी जी हैं, स्क्रीन पे नाम देख रही होंगी, ये प्रिंसिपल हैं चिन्मय मिशन विद्यालय के शेगांव में, एनवी शेगांव चिन्मय मिशन का। और सुनील जी हैं, आप डीएवी के डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ये कोटा के पास एक जगह से हैं, वो बताएंगे। और आप अनूप मिश्रा जी हैं, ये भी फिजिकल ट्रेनिंग के टीचर हैं, श्री सत्यसाई विद्या विहार गुना मध्य प्रदेश से। और बाकी ये जो एसपी शुक्ला जी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के इंजीनियर हेड हैं, इंचार्ज हैं, वहाँ के इंजीनियरिंग का पूरा काम ये देखते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय का। और रविंद्र सिंघल जी इंश्योरेंस में काम करते हैं। और अमित परिडीवार जी वो व्यक्ति हैं जो हमारे एनजीओ सीआरडीजी फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं, और इसके अतिरिक्त रोटरी क्लब से जुड़े हुए हैं, जेसी से भी जुड़े हुए हैं। और ये कई बार हमारे, आप सबकी सूचना के लिए बता दूं, कई बार ये रॉकेट लॉन्च के जो कनेक्टिविटी, जो कम्युनिकेशन पार्ट होता है, उसको देखने के लिए कई बार ये आपके रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पे भी जा चुके हैं। उसके लिए इनको बुलाया जाता है भारत सरकार की तरफ से। तो ये जो टीम है, मैंने अमित जी का पूरा परिचय नहीं दिया था, कहे कि ये जो क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बरोबर, तो हमारे छोटे भाई हैं, तो ये सब इनका परिचय होना आवश्यक था। तो मैंने कहा आज विशेष मौका है तो इनका परिचय भी करा दें। तो आपसे ही अनुपा भामरी जी, मेरा सीधा प्रश्न है कि नवीन शिक्षा नीति जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें अभी जो हमने एक छोटी सी चर्चा की है, उसमें कितना उसको समाहित किया गया है? मतलब अभी जो शुरू होने वाली है जी, अभी तो शुरू नहीं, अभी वो लोग 22 से शुरू होगी। 22 से उन लोगों ने प्लानिंग किया है शुरू करने का। उसमें प्लस एंड माइनस पॉइंट्स दोनों दिख रहे हैं। अब देखते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को थोड़ा सा चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उन लोगों ने जैसा कर दिया है कि एक तो अभी भी जो उन्होंने किया है ऑलरेडी कि आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं, तो हमारे बच्चों की मेंटालिटी ऐसी नहीं है कि उन्होंने पास होने के लिए कुछ पढ़ना है। उन्होंने बस, ठीक है, पेरेंट्स को पता है कि हमारा बच्चा फेल नहीं हो सकता। वी आर टॉकिंग अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहाँ पे लोग रहते हैं स्कूल के, तो उनको उतनी समझ है कि हाँ हमें पढ़ना है। जो बाकी जगह के लोग हैं उन्हें नहीं पता, उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी, अरे आप कैसे फेल करेंगे, देख लेंगे। हाँ भैया, नहीं फेल कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम मार नहीं सकते, हम डांट नहीं सकते, ठीक है, सब चीज का लिमिट होता है, बट इतनी भी ज्यादा ढील आई डोंट थिंक सो इट शुड बी देयर। कुछ चेंजेस लाए हैं, जैसे 5th तक उन्होंने कर दिया है कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ही पढ़ाई होगी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो भी देखना पड़ेगा कि कैसा बच्चे पिकअप करते हैं, उसमें कैसा सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स आप हटा रहे हो, ठीक है, आपने अगर उतना नहीं, बट फिर भी कुछ तो एक रखना चाहिए, कुछ तो एग्जामिनेशन का वैल्यू होनी चाहिए। बच्चे एकदम 0 हैं लेकिन हमने उसको पास कर रहे हैं सीधा। एजुकेशन का जो लेवल पहले था, मुझे वो लेवल नहीं दिखता है। अभी 10th का बच्चा पढ़ के चला गया, आप उसको नेक्स्ट ईयर पूछो कि बेटा ये सम कैसे किया था, हमें नहीं पता, उस समय करना था, हमने कर दिया, बात खत्म। तो वो नॉलेज जो, जी बोलिए। हाँ, जो एक रहता था ना, मार्क्स कम आते थे भले, पहले जो एकदम हमारे टाइम पे थे मार्क्स कम आते थे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत क्लियर होता था चीजों का। अभी ये लोगों का, बच्चों का कैसा है कि पढ़ाई इन्होंने बस एग्जामिनेशन एंगल से करते हैं,
सिस्टम में चेंज आना है, लेकिन अभी देखते जब तक ट्रायल एंड एरर मेथड रहेगा, कुछ आएंगे, हो सकता है कुछ प्लस पॉइंट्स हो, कुछ ना हो। मतलब मेरे हिसाब से प्लेवे मेथड से अगर आप हम लोग क्लास 5th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे बहुत ही फायदा होता है। मतलब आप उनको 2 का टेबल याद ना कराते हुए इसके पास 2 है, इसका 2 है, लाइक प्लेवे मेथड में आपने करा भी दिया, बच्चे को पता भी नहीं चला और उसने सीख लिया चीज को। तो मेथड ऑफ टीचिंग में चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो हम लोग बोलते मुंह पे उंगली रख के बैठे रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई मीन बोलने देना चाहिए, वो एक्सप्रेस जितना बच्चा बोलेगा उतना उसका डिस्कशन होगा, तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बच्चों से सुनते हैं। मैं कोशिश करती हूँ अपने स्कूल में चेंजेस लाने का। टीचर्स को बोला है मैंने कि मेरे को क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करवाने हैं प्लीज। बच्चा का स्टोरी क्या पढ़ा उसने, वो अपने शब्दों में लिख के बता सकता है कि नहीं, या बोल सकता है कि नहीं, मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात है अनुपा जी। मैं इसी पे ही आपसे ही सीधा प्रश्न करूंगा फिर से, क्या है कि आपका अनुभव और बाकी और लोगों का भी अनुभव जब मिल करके एक महाअनुभव बनेगा तो एक नई चीज निकल करके आएगी। आपसे सीधा प्रश्न ये है कि जो शिक्षा नीति में खामियां आपने बताई, वर्तमान शिक्षा नीति को बताया, इसमें एक कनेक्ट की हमने ध्यान नहीं दिया। शिक्षा नीति और विद्यार्थियों के मध्य में शिक्षक खड़ा है। क्या शिक्षक इसके लिए तैयार हैं, इस बदलाव के लिए? सिंसियरिटी, अगर हम आप ये बात हो गई कि देखो ये बात हो गई कि एक टीचर सिंसियर है कि नहीं, सिंपल सी बात है, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के कि सिंसियर है कि नहीं। ये सिंसियरिटी नहीं है आजकल टीचर्स में। बदलाव तो लाना ही पड़ेगा उनको अपने अंदर। जब उनको ये नया सिस्टम आएगा अंदर तो उनको अपने आप को उसमें तो ढालना ही पड़ेगा। बट एक जो इच्छा से होती है ना बात, हाँ चलो हम ये करते हैं, ये करना है, ये बच्चे को याद नहीं हो रहा तो क्यों नहीं याद हो रहा, ये बच्चा वीक क्यों रह रहा है, इसको मैं कैसे करके पढ़ाऊं कि इसके अंदर ये चीज जाए। ये चीज जो एक रहती ना एक टीचर के अंदर, वो बहुत जरूरी है। मैंने ये चीज आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टीचर्स के अंदर ये चीज। तो अनुपा जी एक प्रश्न अनूप मिश्रा जी कहना चाहते हैं, उनके कुछ प्रश्न हैं, वो अपने विचार बताना चाहते हैं। जी अनूप जी आप बताइए। सर मेरा कोई विचार नहीं, मैं मैम की बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैं पहले भी अपने विचार रख चुका हूँ कि बार बार हमको ही अपने अंदर देखना पड़ेगा टू इम्प्रूव द सिस्टम, क्योंकि बच्चा तो खाली स्लेट के तरीके से हमारे पास में आता है और उस खाली स्लेट पे हम क्या लिखना चाहते हैं, व्हाट चेंजेस वी वांट, व्हाट चेंजेस वी बेसिकली गिव देम, तो वो जब तक हमारे दिमाग में नहीं घुस जाएगी कि वी आर नॉट इन द प्रोफेशन, वी आर इन द सर्विस, और जब तक हम शिक्षा को शिक्षक के तौर पे ऐसे सेवक नहीं ले लेंगे, हमको हमेशा चैलेंजेस बने रहेंगे। हम लाख शिकायतें दूसरों से करते रहे, क्योंकि समस्या हमारी अपनी है, हमको अपने में ही इंप्रूवमेंट लाके उसे चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के भरोसे पॉलिसीज पे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 10 साल बाद कांग्रेस या कोई दूसरी आ गई और उसने अगर कुछ दूसरा ले आया तो हमको फिर उस तरीके से वापस बहुत सारी चीजों पे जाना पड़ेगा। तो हम दूसरों को ब्लेम देने के बजाय अपने में और अपने सिस्टम में कितना बेहतर ला सकते हैं, दैट विल वर्क मोर देन एनीथिंग एल्स। थैंक यू सर। अनूप जी आपने एक अच्छी बात रखी कि हमारी जो शिक्षा नीति है यह जुड़ गई है नेतागिरी से या नेताओं से, राजनीति से। अब इसके समाधान के लिए हम लोग अगले सत्र में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये चर्चा करेंगे क्या कि यहाँ पे 3 प्रधानाचार्य हैं और एक प्रधानाचार्य के संग संग उनमें से सचिव भी हैं एक संस्था की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप ही से अनुपा जी आज मैं प्रश्न करूंगा फिर से निवेदन के संग, मुझे ये बताइए कि वास्तविकता में शिक्षक, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूं, क्या उस स्तर के हैं, क्या उस स्तर के हैं कि जो आज की तिथि में भी जो पढ़ाया जा रहा है वो स्तर उचित है? नहीं। बहुत बढ़िया, आपने सीधा बताया।
हाँ, नहीं है, नहीं है, वो किशोर कुलकर्णी जी, सिंसियरिटी नहीं है। बड़ी बेबाक उत्तर दीजिएगा। नहीं देखिए, समय के साथ टीचर्स को बदलना पड़ेगा। नहीं ये नहीं, मेरा सही है कि आने प्रश्न वाले समय के साथ नहीं है किशोर जी, मेरा प्रश्न है नहीं, क्या वास्तविकता में जो शिक्षक हैं जो आ रहे हैं उस स्तर के हैं कि शिक्षा देना उनका काम होना चाहिए? अब और स्पष्ट कर दे रहा हूं। जैसे ये फीलिंग है क्या उनके अंदर, ये आई डोंट थिंक सो। आप क्या, नहीं, आपकी क्या राय है? देखिए, टीचिंग ये लास्ट ऑप्शन है जो आपने भी इस उत्तर दे टीचिंग दिया, फील्ड में आता है। आपने उत्तर दिया किशोर जी। सुनील जी, आप बताइए। That's all. सुनील जी, अनम्यूट करिए अपने को। आपकी आवाज नहीं आ रही सुनील जी, आप म्यूटेड हैं अभी। हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, यू आर ए टीचर बाय चांस और बाय चॉइस। तो इफ यू आर ए टीचर बाय चॉइस देन देयर इज नो प्रॉब्लम। और चांस आपने की भी वजह उत्तर से का बड़े अच्छे से उत्तर दिया है। अब मेरा अगला प्रश्न आप तीनों से है, हाउ मेनी टीचर्स यू आर हैविंग इन योर इंस्टीट्यूशंस बाय चॉइस, परसेंटेज? अनुपा जी। सर हार्ड टू आंसर। नहीं, नहीं, आई कैन से, बिकॉज मैं अपने टीचर्स के साथ बहुत क्लोज रहती हूँ, तो मुझे पता है कि कौन अपने आप को जैसा उनको गाइड कर, तो कम से कम चेंज लाने की कोशिश तो करते हैं अपने अंदर। ठीक है, कभी कभी टीचर वो नहीं समझ पाती कि मुझे कैसा पढ़ाना है, पर उसकी इच्छा रहती है, तो उसको अगर मैंने समझाया तो कम से कम वो कोशिश तो कर रही है। ऐसे मतलब मेरे 30 टीचर्स में कम से कम 4-5 टीचर्स तो निकलेंगे बाय चॉइस। इन I'll have, I think, हाँ, इतने सुनील तो जी। है स्टाफ। हाँ, यहाँ पर भी यही है, लगभग 10% टीचर ही ऐसे मिलेंगे। हाँ हाँ, कि जो 10%। किशोर जी। लगभग इंटरेस्ट के साथ आते हैं। देखिए, बहुत से टीचर्स, ये बात सही है कि बाय चांस आए हुए हैं, बट नाउ दैट बाय चांस शुड बिकम द बाय चॉइस। तो कुछ यहाँ ऐसे टीचर्स हैं कि भले बाय चांस आए हैं लेकिन बाय चॉइस चांस को चॉइस बनाना चाहते हैं, ऐसे भी है अभी। और आए हैं तो हम कुछ कर कुछ बन के दिखाएंगे, ऐसे किशोर भी जी, है। मैं आपके बात का उत्तर दूंगा यहाँ पे, और मेरे हिसाब से आप लोग, यस अमित जी आप बोलिए। सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद हो सकता है कि थोड़ा इरिलेवेंट हो, बट मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि काफी सारे स्कूल, अब अनुपा जी के स्कूल को तो मैं काफी सालों से जानता हूँ, और ऐसा ही एक मैनेजमेंट है जो चंद्रपुर में है और काफी बड़े लेवल पे है। उनके कहीं मतलब 50 या 60 स्कूलों से ऊपर के स्कूल्स है पूरे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं वो हमारे ग्रुप से काफी क्लोज है, तो मैं देखता हूँ कि शायद मैं ये नहीं बोलूंगा कि अनुपा जी को चैलेंज है या उनको चैलेंज है, बट उनके स्कूल में मोस्टली जो टीचर्स वो हायर किए जाते हैं जिनको पेमेंट्स की सख्त जरूरत है, वो चाहे किसी भी पेमेंट्स को एक्सेप्ट करे। उनको ये नहीं है कि उनको क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर वो उनकी डेली नीड्स निकल रही है, एक मुझे बताइए कि मेरे बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग देना है, ऑब्वियसली नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड ये बेसिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वैसे जगह आप 1000-1500 रुपए के टीचर्स रखते हो तो वो क्या सही में पढ़ाएगा? वो तो क्योंकि उनकी नीड फुलफिल करने आया है। अब उसी स्कूल का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो स्कूल क्या करती है, 9 तक के बच्चों को प्रॉपर लेके आ जाती है। अब उनके स्कूल से डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियंस भी बाहर गए हैं जो स्पोर्ट्स से निकले हैं। ऐसे बच्चों को 9th में आके निकाल दिया जाए। बट अनुपा जी ने एक चैलेंज दिया था कि उनके कुछ बच्चों को उन्होंने अपने स्कूल में लिया, जो स्कूल इसलिए निकाल दिया कि इन बच्चों का फ्यूचर नहीं, ये 10th फेल हो जाएंगे। अनुपा जी ने उनके स्कूल में लेके उनको पास करके दिखाया। तो ये भी एक बेसिक चीज देखी गई है कि अगर आप पेमेंट्स भी प्रॉपर सही नहीं है तो आप स्किल, टीचर्स के स्किल के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे? क्योंकि वहां पे उनकी नीड्स भी प्रॉपर नहीं नीड मिल रही है, तो लिमिटेड मिल रही है। तो फिर ऐसे टीचर्स क्यों उस स्कूल में आना चाहेंगे जहाँ पे अपना टाइम भी दे और सब उनको ठीक से उनके पैसा भी नहीं मिले? तो ये भी एक कारण है इंडिया में, और ये अकेले चंद्रपुर की बात नहीं है,
ये हर जगह मिल जाएंगे, इंडिया के हर शहर में, हर गांव में मिल जाएगा जहाँ पे ये ठीक कहा आपने प्राइवेटाइजेशन अमित है। जी। अनूप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाया था। कुछ नहीं कहना चाह रहे थे, अच्छा ताली बजा रहे थे। अनुपा जी मैंने आप, ताली बजाई। हाँ आप बोलिए। कौन बोल रहा है? आप बोलिए। हाँ अमित, मैं यहाँ पे आपसे एग्री नहीं करती हूँ। आप एक टीचिंग लाइन में आए हो, आपको क्या पेमेंट मिल रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेरे पास एक टीचर ऐसे ही आया था और मेरे को इंटरव्यू देता है, कहता है कि मेरे को आप इतना पेमेंट देंगे तो मैं आपको बच्चे को क्या पढ़ाऊंगा। मैंने कहा आप बिल्कुल मेरे ऑफिस से बाहर चले जाइए। मैंने कहा यार मैंने ज्वाइन किया, मेरे को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा, अगर मेरे को 10 पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन मैंने अगर एक टीचर का जॉब लिया है तो आई हैव टू डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। इट डज नॉट मैटर व्हाट मनी आई एम गेटिंग। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे तरफ, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं और मैं बोलूं क्योंकि तुमने मेरे को पेमेंट नहीं दिया इसलिए मैं तुमको पढ़ा नहीं रहा, व्हाट इज दिस? मत आइए। नहीं अनुपा आप जी शायद आपने बहुत अच्छी समझने में बात कहीं उठाई गलती है। की है। मैंने ये नहीं कहा कि, क्योंकि आपने जैसे अमित बोला जी, कि हम मैं लोग इतना पेमेंट विषय देता से हूँ। हट जाएंगे इस तरीके से। कारण क्या है कि अमित जी प्लीज आप समझिए, आप इस चीज के, हमारा एनजीओ का जो उद्देश्य है एक परिवर्तन लाना, हम इन सब की चर्चा करेंगे तो परिवर्तन से हट जाएंगे। हमारे पास इतने बढ़िया अच्छे लोग हैं, उनका हमें उपयोग करना है। मैं सीधे आता हूँ प्रकरण पे। अनुपा जी, किशोर जी ने भी एक बात करी, आपने भी करी, अमित जी ने एक बात रखी, और सारी चीजें कि बाई चॉइस आप लोगों ने एक चीज तो एग्री किया, 10% आते हैं। आपने, किशोर जी ने बोला कि जब आए हैं तो उनको तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है आप लोगों से, कहे कि समय की समाप्ति हो रही है और 2 सत्र से चल रहा है, तो इसी सत्र में इसको आज समाप्त करेंगे, कल आगे शुरू करेंगे चर्चा। तो 4 बजे से शुरू हुआ था अनुपा जी आज ये कार्यक्रम, और ये पहला सत्र खत्म होकर के दूसरा सत्र शुरू हुआ है। तो किशोर जी ने कहा था कि हम उस शिक्षक को हम ये कोशिश करेंगे कि वो शिक्षा देने लायक हो। मेरा यहाँ प्रश्न है कि ऐसे प्रयास में गधे और घोड़े के बीच में, कुछ घोड़े ऐसे होते हैं, घोड़े के बच्चे जो गधे के बीच में पड़ जाते हैं, उनको तो आप वापस शिक्षा दे करके घोड़े बना सकते हैं, लेकिन गधे को घोड़ा बनाने की तकनीक अगर आप लोगों के पास हो तो मैं जानना चाहता हूं। ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें सीधा ये है कि कोई भी टीचर नहीं बनेगा, उसको एग्जाम देना पड़ेगा, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही टीचर बनेगा वो। आज गधे भी आएंगे ही नहीं। आज भी टीईटी आने के वाले परीक्षा समय के में बगैर, बीएड के बगैर, टीईटी के बगैर आप टीचर नहीं बन सकते हैं। नहीं, अभी ले सकते हैं, बिना बीएड के भी चलते हैं। बहुत से स्कूल है जहाँ 1000, 1500 या 5000 वाली बात है। वहाँ हमारे स्कूल में भी कुछ इंजीनियर्स हैं सर, जो बोलते जो भी दे दो हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाना है बताओ। चलिए अनुपा जी, आपसे निवेदन रहेगा इस विशेषता, और किशोर जी से और अनूप जी से, सुनील जी से, सभी लोगों से कल हम इस पे चर्चा करेंगे यहीं से। कारण यह है कि आज फिर अभी 1 मिनट से कम समय है, इतना महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, इसको हम बीच में किसी भी तरीके से बाधित नहीं करना चाहेंगे। कल शाम को 4 बजे का समय उचित रहेगा। चलिए अनुपा जी, कल शाम 4 बजे। हाँ जी, हाँ मैं 4 बजे, एक्चुअली मेरी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है इसलिए मैं थोड़ा लेट ही ज्वाइन करती हूँ। और मेरी बेटी है न्यूजीलैंड में, उसके साथ थोड़ा चर्चा शुरू रहता है।